शेख हसीना को हटाने वाली कथित क्रांति अब कंगाली लाती हुई नजर आ रही है। बांग्लादेश जल्द ही कंगलादेश बनने वाला है। पिछले 4 महीनों में 10 लाख बांग्लादेशी बेरोजगार हो चुके हैं। वो लोग जो अभी रोटी के लिए थोड़ा सा उनको स्ट्रगल करना पड़ रही है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो 8,000 करोड़ तो पाकिस्तान भी वापस नहीं कर सकता। इतना डाने का 1 बिलियन ही दे रहे। इतना सरमाया तो हमारे पास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई बांग्लादेश जो है वो फुली अपने कदमों पे गिर गया है। अच्छा। अब आप लोगों को पता है कि आपके पास इतने वसाइल नहीं है, आपकी मईशत अच्छी नहीं जा रही है, आपकी इकोनॉमी डाउन है, आपका कंट्री डाउन है, और फिर आप इंडिया से पंगे ले रहे हो। बांग्लादेश की हालत भारत से बढ़ते तनाव के बीच में बहुत खराब हो रही है, और बांग्लादेश ने अगर भारत से रिश्ते ना सुधारे तो हालात और बहुत ज़्यादा बदतर हो जाएंगे। ना बांग्लादेश में दाल मिलेगी, ना चावल मिलेगा। देखिए, बांग्लादेश के हालात पाकिस्तान की तरह होते जा रहे हैं। कि डॉक्टर जयशंकर 6 रोजा दौरे पर यूएस से पहुंच चुके हैं और डेफिनेटली भी वो वहां पे पहुंचे भी नहीं है। और आप देखिए, मोहम्मद यूनुस को कॉल आ गई है यूएसए की जानिब से। देखिए, जो अब दुनिया है ना, अगर आपके ख्याल में इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट का उनका काम है, पूरा बांग्लादेश को वो सफाया कर देंगे। अगर ज़मीनी कार्रवाई भी करें तो 2 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो पूरी ज़मीनी कार्रवाई भी कर लेंगे। लेकिन वो चाह रहा है कि यार, जो अमेरिका है, रूस है, चाइना है, वो हमें एक इकोनॉमी के तौर पर पावर में समझ रहे हैं। आप इंडिया से पंगे ले रहे हो, आप उनका झंडा जला रहे हो, आप उनके तिरंगे को नीचे फेंक रहे हो, लोगों को मार रहे हो, डिफरेंट चीजें कर रहे हो। आपको ये बात शुभ ही नहीं देती। क्यों? क्योंकि आप भाई कर्जे में डूबे हुए हो, सर से लेके पांव तक आप कर्जे में हो। अगर वो लोग आपका बिजली बंद कर दे तो आपके पास बिजली नहीं है, वो आपके राइस बंद कर दे तो आपके पास खाना नहीं है, वो आपको इमदाद ना दे तो आपके पास रोटी नहीं है, और आप कहते हैं कि जी हम इंडिया का बॉयकॉट करेंगे। आज जिस तरह वहाँ पर हुकूमत नहीं है, तो क्या इंडिया एक दफ़ा फिर से बांग्लादेश को भारत में मिला सकते हैं? क्योंकि 1947 से पहले तो वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। क्या कमज़ोर बांग्लादेश से इंडिया फ़ायदा उठा सकता है? बिल्कुल उठा सकता है। ये तो अपॉर्चुनिटी है, ये तो अपॉर्चुनिटी है हर किसी के लिए। आकर 5 से 10 हज़ार फौजी आपके रखाइन पर कब्जा कर लेते, आपसे उसे कुछ होता नहीं है, और आप ग्रेटर बांग्लादेश का। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बांग्लादेश में यूनुस सरकार के आने के बाद से ही बांग्लादेश ने भारत से अपने रिश्ते खराब किए हैं, और लगातार यूनुस सरकार ने पाकिस्तान से अपने रिश्ते सुधारे हैं। इसका खामियाजा बांग्लादेश को दिखने लगा है। एक तरफ जहां बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश भारत से भीख मांग रहा है कि हमारी बिजली बंद मत करो और हमें चावल दे दो। पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते सुधार के अब बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान जैसी हो गई है। बांग्लादेश में बड़ी सी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है। बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गारमेंट इंडस्ट्री थी, जिसे बनाने में भारत सरकार ने बहुत मदद किया था। लेकिन अब वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियां अब बांग्लादेश छोड़ के भारत आ रही हैं। अब बांग्लादेश को बहुत खलने लगा है। अब भारत इनको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। भारत की कई कंपनियों ने बांग्लादेश सामान भेजने से मना कर दिया है, जिससे कई बांग्लादेशी कंपनियां बंद हो गई हैं, जिससे बांग्लादेश में पिछले 4 महीनों में लगभग 18 से 19 लाख बांग्लादेशियों की नौकरी छिन गई है, और वो सड़कों पे आ गए हैं। और वो ये नंबर है जो पब्लिक में अभी तक आया है। बताया जा रहा है कि ये तादाद कई ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री सारी तबाह बर्बाद हो चुकी है। मंडियां सारी वीरान पड़ी है। इंडिया ने ऑटो पार्ट्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। अब खबर निकलकर सामने आई है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर 6 रोजा दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं, और अभी डॉक्टर जयशंकर यूएस से पहुंचे नहीं कि ट्रंप की मोहम्मद यूनुस को कॉल आ गई है। पिछले 4 महीनों में बांग्लादेश के अंदर जो हालात हुए हैं, उसकी वजह से 10 लाख बांग्लादेशी बेरोजगार हो चुके हैं, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इनकी तबाह बर्बाद होकर रह गई है। फिर आप ये देखें कि वहाँ पर जितने भी इनकी मंडियाँ थी वो वीरान हो गई, क्योंकि इंडिया ने एक्सपोर्ट भेजना बंद कर दिया। ऑटो पार्ट्स इंडिया ने पहले ही भेजना बंद कर दिए थे। क्या कहना चाहेंगे? 4 महीनों के अंदर अंदर 10 लाख बांग्लादेशी बेरोजगार हो गए हैं। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि 10 लाख बांग्लादेशी बेरोजगार हुए हैं। मेरा ख्याल है पूरा बांग्लादेशी बेरोजगार हो चुका है इस वक्त, क्योंकि जब इंडस्ट्री बंद हुई है तो 10 लाख नहीं, मे भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बेरोजगार हो चुके हैं। बेरोजगारी की हद ये देखें कि अब पैसों की बजाय बांग्लादेशी अवाम अपने घर में जो, जिसको हम सोना कहते हैं, चांदी कहते हैं, वो स्मगल करना शुरू उन्होंने कर दिया इंडियन बॉर्डर के ऊपर। यानी कि चंद चावलों की खातिर, चंद सब्जियों की खातिर, चंद एक चीज़ों की खातिर आप अपने घर में जो सोना बचा के माओ बहनों के गले में होता है, उसको निकाल के आप दे रहे हैं। आया कि बांग्लादेशी अवाम अभी भी नहीं जागेगी? अभी भी नहीं आप जागोगे? कब जागोगे? जब अपने आप को बेचना शुरू कर दोगे। आप उन हालातों में चले जाओ जब गुलाम बना करते थे, आप तब बाज आएंगे। मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं बांग्लादेश के साथ, मेरा कोई नुकसान नहीं बंगालियों ने किया, लेकिन बंगालियों को मैं ये एज ए अपने एक ब्रदर होने के नाते, एक भाई होने के नाते, हमारे मुल्क किससे गए यार, खुदा का खौफ खाओ। किस जाहिलियत की हद तक आप जा रहे हो, उस हद में आप जा रहे हो जहाँ से अपने वापस नहीं मुड़ना। ये अब आप भूल जाइए
कि आपने एक दफ़ा पाकिस्तान से ताल्लुक ख़राब किया तो आपको इंडिया ने सपोर्ट किया, अब इंडिया से ताल्लुकात ख़राब कर रहे हो तो पूरी भाई दुनिया छोड़ने वाली है आपको, क्योंकि एतमाद एक दफ़ा अगर कोई तोड़े दूसरी दफ़ा बिलीव कर लो, दूसरी दफ़ा अगर भी वो तोड़े तो तीसरी बार भाई कोई भी नहीं बिलीव करता आपसे। और डॉक्टर यूनुस जो बैठा है, तो मैंने अपने शो में भी कहा उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस मैन कहे, यानी कि आपको कोई वजीर खारजा या कोई मुल्क का नुमाइंदा आपसे बात करता है, आप इस तरह जाहिलाना तरीके से आप उठते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालते हैं, ये किस तरह के दिमाग है? इसको लाने वाले भी पछता रहे होंगे यार हमने किस शख्स को बिठा दिया, और ये कठपुतली के तौर पे है, यानी कि इसका अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है सियासत में, कोई इसकी सोच नहीं है, यानी कि मुल्क को लीड कैसे करेगा? देखिए इनकलाब आया, मुल्क का बेड़ा गर्क आपने कर लिया, म्यांमार जैसे मुल्क आपके एक उन्होंने रखाइन डिस्ट्रिक्ट पे कब्जा कर लिया, जब हम बात करते हैं तो आप गोदी मीडिया कहते हैं, मोदी मीडिया कहते हैं। यार आपने सबसे जो बड़ा मुझे आज दुख हुआ ना सना मैम, यकीन करें मेरी इतनी दिल आज़ारी हुई कि मैंने अपने प्रोग्राम में बात की और उसमें ऑडियंस ने भी हिसाब लगा लिया कि मैं रंजीदा था और मैं शर्मिंदा था इस बात पे कि इस्लाम का जिस तरीके से इन्होंने मजाक बना दिया ना, वो जंग का नाम ही नहीं है, वो तो एहतजाज की आड़ में अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अफगानिस्तान से देख रहे आप सीख लें, आप रोहिंग्या मुसलमानों से सीख लें, और खुदा का खौफ खाओ यार, इस्लाम का चेहरा बिगाड़ रहे हो। और मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, मैं दिली तौर पर मैंने आज तक कभी ये काम नहीं किया जो अब मैं करने लगा। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी हिंदुस्तान से मांगना चाहता हूँ यार, हमारी मुसलमान कम्युनिटी ने आपसे जुल्म किया। अगर अब हिंदू रिएक्ट करते तो मैं किस मुंह से हिंदुस्तान पे ऊपर तनकीद करूँगा, मैं किस मुंह से मैं हिंदुस्तान को क्रिटिसाइज करूंगा, मैं किस मुंह से मैं सनातन धर्म को ये कहूंगा कि यार आप ज्यादती करें, मैं मुस्लिम होने के नाते किस मुंह से मैं, जब उनके पंडित इश्तियाल दिलवाएंगे अपनी कौम को तो मैं किस मुंह से उनको रोकूंगा? और सर हम तो सब्र और तहम्मुल देख रहे हैं इंडियंस का, हिंदू कम्युनिटीज का, जो बांग्लादेश में इतना कुछ देखने के बावजूद भी सब्र के साथ बैठे हुए हैं। हालांकि बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान और बंगाली जो है, बांग्लादेशी जो है वो इंडिया के अंदर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। हाँ ये जरूर है कि दिल्ली पुलिस की जानिब से उन बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर की गई जो गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान के अंदर रह रहे थे। देखें जब तक इंडिया के बांग्लादेश के मामला दुरुस्त थे ना, तो गैर कानूनी तौर इतना मैटर ही नहीं करता था, क्योंकि जब आपके पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर है ना, तो एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ, आप ना दरवाजा नॉक करके उनके घर में जाएं या बगैर नॉक करें चले जाएं, कोई इशू नहीं पड़ता अगर आपके पड़ोसियों से ताल्लुक है। जब आप पड़ोसियों से बिगाड़ेंगे तो भाई आप नॉक करके क्या, आप दरवाजा वो खटखटाते भी रहेंगे, वो नहीं खोलेंगे, और अगर आप अंदर चले जाते उठा के बाहर फेंक देंगे। यहाँ पर जो मौलाना फैक्टर है उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है कि अगर वो लोगों को एक सॉफ्ट मैसेज दे तो हालात ज़्यादा इजीली कंट्रोल हो सकते हैं। इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर हम मौलाना या मुफ्ती से किसी से फतवा लेते हुए इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो मेरी सजेशन यही है कि पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को एजुकेट करना चाहिए, हम खुद अंडरस्टैंड करें, स्टडी करें कि इस्लाम हमें क्या कहता है और उसमें माइनॉरिटी के राइट्स क्या हैं, और उसमें उसी हद तक हम अपने आप को लेके जाएं जिस हद तक हमारा ये फरीज़ा बनता है। एजुकेशन कहाँ से है जो हमारे मजहबी एक्सट्रीमिज्म को कम करे? पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम फसादात होते हैं, बांग्लादेश में तो वो सारा चीज़ जो है हिंदुओं पे आके पहुंच गई है, शेख हसीना तो चली गई है, तो क्या लग रहा है ये क्यों? इस सूरत में मेरे ख्याल से हर बंदे के अंदर एक सेल्फ असेसमेंट होनी चाहिए कि आपको इस्लाम या कोई भी रिलीजन जो भी प्रैक्टिसेस करने के लिए देता है, आप उसके ऊपर अपनी असेसमेंट करते हुए क्या एनालाइज करते हैं कि कौन सी चीज़ें राइट हैं, कौन सी चीज़ें गलत हैं। हाँ, हमारे जो रहनुमा हैं वो हमारे लीडर्स भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी हो सकते हैं, हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी अगर आप अपनी ओपिनियन कायम करते हुए चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे ख्याल से इस हद तक नौबत नहीं जाएगी जिस हद तक अगर ये धरने नहीं रुकते तो आपको क्या लगता है इंडिया बॉर्डर खोलेगा हिंदुओं के लिए? ओबियसली फिर तो इंडिया कुछ करेगा आवाम के लिए, क्योंकि अगर उनके आवाम पे वहाँ जुल्म होता है तो वो तो फिर अपने आवाम को उनकी सेफ्टी के लिए कुछ करेंगे। अगर वो रोज़ उनको मार रहे, उन पे तशद्दुद कर रहे, कुछ पार्टियाँ उठ के, कुछ लीडर्स उठ के, कुछ महसूस लोग उठ के जिनको फंडिंग होती है बाहर से, वो वहाँ उठ के उन आवाम को कहते हैं, जज्बे में लाते हैं, गलत यूज़ कर रहे हैं आवाम को, क्योंकि स्टूडेंट है मेजोरिटी, आपने देखा होगा कम उम्र है ना, समझ है, मेरी उम्र की है ज़्यादा, तो वो इतने मेच्योर नहीं है, उनको वो जज्बे में आ जाए फिर वो ये नहीं देखते कि हम क्या करने जा रहे हैं।